देखिए एक थ्योरम है हमारे पास। सिद्ध कीजिए कि किसी क्षेत्र के दो उपक्षेत्रों का सर्वनिष्ठ भी एक उपक्षेत्र होता है। बिल्कुल इसी प्रकार की एक थ्योरम हमने, जैसे ये तो सब फील्ड के लिए है, बिल्कुल इसी प्रकार की एक थ्योरम सब रिंग के लिए की थी हमने। तो देखिए किसी क्षेत्र के दो उपक्षेत्र लेने हैं और उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी उपक्षेत्र होगा, ऐसा दिखाना है। माना F एक क्षेत्र है, F एक क्षेत्र है तथा F1 व F2 इसके दो उपक्षेत्र हैं। अब उपक्षेत्र कौन से होते हैं, जो मैंने आपको पहले क्लासों में बता चुका हूँ कि उपक्षेत्र क्या होता है और कैसे उसकी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो उसकी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। जो उपक्षेत्र होते हैं वो जो मुख्य क्षेत्र के सबसेट होते हैं, यानी F1 और F2 इसके सबसेट होंगे। और दूसरी बात, F1 और F2 के जो एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट का डिफरेंस, यानी F1 के दो एलिमेंट ले लो A और B, उनका डिफरेंस वापस F1 में ही बिलोंग करना चाहिए। और वो जो दोनों एलिमेंट है A और B, तो A इंटू B इनवर्स, ठीक है, वो भी वापस किस में बिलोंग करना चाहिए, F1 में। यही बात इसमें दो एलिमेंट ले लूँ, उनका डिफरेंस भी वापस F2 में बिलोंग करना चाहिए। और ए बी इनवर्स मतलब दोनों का मल्टीप्लाई और मतलब पहला एलिमेंट इंटू दूसरे एलिमेंट का इनवर्स ए बी इनवर्स वापस F2 में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। दोनों की सेम ही कंडीशन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, उपक्षेत्र कहेंगे। अब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि दो उपक्षेत्रों का सर्वनिष्ठ भी उपक्षेत्र होता है। तो देखिए सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि जो अगर ये उपक्षेत्र है तो इसको मुख्य क्षेत्र का सबसेट होना पड़ेगा। तो देखिए चूंकि F1 और F2 क्या है, क्षेत्र है ऑलरेडी, ये तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उपक्षेत्र है ये दोनों। तो दो उपक्षेत्र होते हैं, जैसे F1 और F2 दोनों क्या है, उपक्षेत्र है। तो उपक्षेत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, F के सबसेट होते हैं, ठीक है। तो जब ये F1 और F2 दोनों ही F से छोटे हैं तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा, यानी इनके अंदर जो भी कॉमन है वो क्या होगा, वो भी तो F से छोटा होगा, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन F और F2 से भी छोटा होता है, ठीक है। तो जब F1 और F2 ही अलग अलग F से छोटे हैं तो वो F इंटरसेक्शन तो इनसे भी छोटा है, तो वो तो श्योर F से छोटा होना ही है, मतलब सबसेट होना ही है। तो F1 इंटरसेक्शन F2 F का सबसेट है, पहली बात। एक बात हमने दिखा दी। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात हमें क्या करना है, ये जो इंटरसेक्शन इसके दो एलिमेंट लेने हैं। इसके दो एलिमेंट ले लिए हमने A और B। तो अब देखिए हमें क्या दिखाना है कि अगर ये उपक्षेत्र है, अगर ये उपक्षेत्र है तो इन दोनों एलिमेंट का डिफरेंस भी वापस इसी में बिलोंग करना चाहिए और ए बी इनवर्स वो भी वापस इसी में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो इसका सब पार्ट लेता हूँ मैं 1, कि दोनों का डिफरेंस निकालना है अपन को। तो देखिए ए और बी किस में बिलोंग करते हैं, ए और बी किस में बिलोंग करते हैं, इंटरसेक्शन में। मतलब पहले ए की बात करते हैं, ए किस में बिलोंग करता है, इंटरसेक्शन में। जो चीज़ इंटरसेक्शन में बिलोंग करती है वो F1 में भी होती है और वो F2 में भी होती है। ऐसे देखिए बी भी इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, तो बी भी F1 में होगा और बी वापस F2 में भी होगा। अब F1 क्या है, F1 और F2 दोनों क्या है, उपक्षेत्र है।
अगर F1 उपक्षेत्र है तो इसके दोनों एलिमेंट का डिफरेंस वापस इसी में आएगा, और F2 भी उपक्षेत्र है तो इनके दोनों एलिमेंट का डिफरेंस F2 में आएगा। अब जो चीज़ F1 और F2 दोनों में आती है वो चीज़ इनके कॉमन में, मतलब इनके इंटरसेक्शन में भी आती है। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने दिखा दिया कि जो दो एलिमेंट हमने लिए थे इंटरसेक्शन के, उन दोनों का डिफरेंस वापस इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। सेकंड देखिए, वापस मैं इन दोनों को लेता हूँ, ए और बी को। तो वापस मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए F1 में बिलोंग करेगा, बी भी F1 में बिलोंग करेगा, इसी प्रकार ए और बी दोनों F2 में भी बिलोंग करेंगे। वापस लिख दो F1 व F2 उपक्षेत्र है, F1 और F2 दोनों उपक्षेत्र हैं, तो ए बी इनवर्स किस में आएगा, F1 में, और ए बी इनवर्स किस में आएगा, F2 में। अब जो चीज़ दोनों में आती है उनका वो चीज़ उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी आती है। ठीक है, तो हमने दोनों चीज़ दिखा दी कि जो दो एलिमेंट थे उनका डिफरेंस और उन दोनों का मतलब ए बी इनवर्स भी इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। जब आप ये तीनों कंडीशन दिखा देते हो कि एक तो सबसेट, एक ये डिफरेंस और एक ये ए बी इनवर्स, तब ये क्या हो जाता है, तब ये जो इंटरसेक्शन है ये उपक्षेत्र हो जाता है किसका, जो मुख्य क्षेत्र था आपका F, जिसके लिए आपने इसको सबसेट दिखाया था, उसका क्या हो जाता है, उपक्षेत्र हो जाता है। तो इंटरसेक्शन F का उपक्षेत्र है। एक डेफिनेशन और देख लीजिए, विभाग क्षेत्र। विभाग क्षेत्र क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई वलय है जिसे हम R से डिनोट करते हैं, ये क्रम विनिमय व शून्य भाजक रहित, ये जो R है ये वल्य होने के साथ ये क्रम विनिमय का पालन करती हो। क्रम विनिमय, एक तो क्रम विनिमय वल्य के अंदर भी आएगा जो योगात्मक क्रम विनिमय होगा, और एक गुणात्मक क्रम विनिमय। वल्य के अंदर जो परिभाषा में जो क्रम विनिमय काउंट होता है वो योगात्मक क्रम विनिमय होता है। ये वाला बाहर से अगर अलग से क्रम विनिमय बोला गया है, ये कौन सा है, गुणात्मक क्रम विनिमय। वह शून्य भाजक रहित हो, शून्य भाजक आपको बताया था मैंने, तो शून्य भाजक रहित हो तो इसको एक क्षेत्र F में अंतःस्थापित किया जा सकता है। अंतःस्थापित किया जा सकता है, तो यह क्षेत्र F वल्य R का विभाग क्षेत्र कहलाएगा या कहलाता है। यानी हमारे पास एक रिंग है R, ठीक है। रिंग बोलने का मतलब है, जो शुरू में आपको डेफिनेशंस बताई थी, तो एक ऐसा सेट जो रिंग की जो डेफिनेशंस है उनको फॉलो करता हो वो क्या कहलाएगा, रिंग कहलाएगा। तो ये रिंग एक क्षेत्र मान लेते हैं अपन, ये मान लो कोई क्षेत्र है F। तो ये रिंग कैसी होनी चाहिए, क्रम विनिमय होनी चाहिए और शून्य भाजक रहित होनी चाहिए। तो इसको एक क्षेत्र में अंतः स्थापित किया जा सकता है। अब अंतः स्थापित करने का मतलब है कि जो हमारा क्षेत्र F है इसके अंदर आपको एक सेट और मिलेगा, सबसेट,
सपोज कीजिए इसका नाम है एस, तो हम ये दिखा देंगे कि आर और एस इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये सर्वांग सम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आर और एस सर्वांग सम है, या मतलब इसके स्थान पे इसको स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। यानी दूसरे शब्दों में से बोलूँ कि आर को जो हमारा ये जो फील्ड है एफ, उसके अंदर अंत स्थापित किया जा सकता है। तो अगर इस आर को इस क्षेत्र एफ के अंदर अंत स्थापित किया जा सके तो ये क्षेत्र इस आर के लिए क्या कहलाएगा, विभाग क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। तो बस ये छोटी सी डेफिनेशन थी विभाग क्षेत्र की, बाकी अगली क्लास में देखते हैं।